आज की इस वीडियो में हम पार्टीशन फंक्शन और बोल्ट्जमैन फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी वो ये है, जिसमें किसी भी ith स्टेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो e की पावर माइनस कैपिटल EI ओवर के बी टी डिवाइडेड बाय सिग्मा I1 टू n e की पावर माइनस कैपिटल EI ओवर के बी टी के इक्वल थी। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर e की पावर माइनस कैपिटल EI ओवर के बी टी जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर है हमारे पास, और इसी एक्सप्रेशन में हमारे पास जो समेशन के साथ e की पावर माइनस कैपिटल EI ओवर के बी टी जो है ये पार्टीशन फंक्शन है, और पार्टीशन फंक्शन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा यही जो इक्वेशन है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी की, ये पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में ऐसे हमारे पास होगी। अब पार्टीशन फंक्शन को अगर हम देखें तो पार्टीशन फंक्शन जो है इट इज़ द सम टेकन ओवर ऑल डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये सिस्टम की जितनी भी क्वांटम स्टेट्स थी उन सब के ऊपर जो सम किया हुआ है उन स्टेट्स का, तो वो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। अब जनरली हमें पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर हम ये प्रोबेबिलिटीज़ को इक्वल टू 1 कर दें, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, इट मीन्स कि 1 ओवर जी जो है वो हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। अगर हम बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फार्मूला है, इसमें अगर हम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, ये तो ith स्टेट की प्रोबेबिलिटी है ना, मैं इसे कह देता हूँ कि मैं समेशन ले लेता हूँ ओवर ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़। तो चले मैं समेशन आई पी आई कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी समेशन आ जाएगा जी डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में ये समेशन आई, क्योंकि यहाँ पर माइनस कैपिटल ई आई है समेशन। ये फैक्टर भी अगर आप देखें तो अब जी ही है, तो मैं इसे z ओवर z लिख सकता हूँ। z से z कैंसिल हो गया तो मेरे पास 1, यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मेरे पास क्या आ रही है, यूनिटी आ रही है। अब अगर आप इसको देखें कि समेशन ऑफ e रेज द पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, ये तो आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ अदर वर्ड्स में कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो बेसिकली इज द सम ऑफ ऑल द बोल्ट्जमैन फैक्टर, यानी हर एक स्टेट के लिए एक बोल्ट्जमैन फैक्टर है। उस बोल्ट्जमैन फैक्टर का अगर हम समेशन कर दें ओवर ऑल द पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आएगी। चलिए अब हम पार्टीशन फंक्शन जो है वो नॉन डीजेनरेट लेवल्स के अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो नॉन डीजेनरेट हैं तो फिर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम जिसमें 3 एनर्जी लेवल हैं, और ये तीनों एनर्जी लेवल जो है वो नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल हैं। जो ही बात है उसका टेम्परेचर हमारे पास 2 केल्विन है। अब जो एनर्जी लेवल की हमारे पास एनर्जीज़ हैं, मैं कहता हूँ कि जो E1 है उसकी 0 जो जूल एनर्जी है, जो E2 है उसकी 1.4 इंटू 10⁻³ जूल है, और जो E3 है थर्ड एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है 2.8 इंटू 10⁻23 जूल। अब अगर मैं इन सब का E1 ओवर के बी टी फैक्टर कैलकुलेट करूँ तो ये E1 ओवर के बी टी जो है वो 0 आएगा, ये E2 ओवर के बी टी जो है 0.5 आएगा। अब मैं ये T जो है वो 2 केल्विन लूँगा, E2 मेरे पास गिवन है, और K बोल्ट्जमैन जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर है, तो वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट करें तो इसी तरह E3 ओवर के बी टी जो है वो 1 के इक्वल आएगा। अब पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन की अगर हम जनरल देखें तो वो समेशन होता है आई ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन होता है। तो अब अगर हमने पार्टीशन फंक्शन, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 एनर्जी लेवल थे, यानी आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास है 1, 2 और 3।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ, समेशन है ये, तो मैं इसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस ई 1 ओवर के बी टी प्लस e माइनस ई 2 ओवर के बी टी प्लस e ओवर माइनस ई 3 ओवर के बी टी। तो ये मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आएगा। अब अगर मेरे पास e1 ओवर के बी टी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये मेरे पास e की पावर ज़ीरो आ गई। अगर मेरे पास e2 ओवर के बी टी की वैल्यू 0.5 है तो ये e की पावर माइनस 0.5 आ गई। अगर मेरे पास e की पावर माइनस ई थ्री ओवर के बी टी की पावर जो है वो 1 है तो ये मेरे पास e की पावर माइनस 1 आ गई। अगर मैं इन सारों e की पावर्स को कैलकुलेट करूं तो पार्टीशन फंक्शन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आएगी वो ये है। अब ये तो मैंने नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए कैलकुलेट किया था। अब मैं इन्हें डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। डीजनरेट एनर्जी लेवल्स का मतलब ये है कि अब एक एनर्जी लेवल के अंदर मल्टीपल एनर्जी स्टेट्स हैं और वो सारी एनर्जी स्टेट्स हैं वो एक जैसी एनर्जी रखती हैं। चले मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास कोई जी एन क्वांटम स्टेट्स हैं और वो किसी ई एन एनर्जी लेवल के अंदर हैं, और ये जो एनर्जी लेवल है इन सब की जो वैल्यू है वो सेम है। ये जो जी एन क्वांटम स्टेट है उन सब की एनर्जी जो है वो सेम है। तो अब मेरे पास जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो, इसको जी एन की बजाय ये तो एन है, ये इसको आई कर ले, यहाँ पर भी इसको आई कर ले, तो वो मेरे पास जो पार्टीशन फंक्शन आएगा वो समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन जी आई ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी आएगा। अब यहाँ पर जो जी आई इज कॉल्ड द डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल, यानी अगर हमारे पास डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स होंगे तो हम जस्ट क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन में जितने डी एन, एक तो एनर्जी लेवल का फैक्टर बोल्ट्जमैन के टर्म्स में आ गया, बोल्ट्जमैन फैक्टर के टर्म्स में आ गया एक एनर्जी लेवल के लिए, और उसको फिर उसकी डीजनरेसी हर एनर्जी लेवल के लिए डीजनरेसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो टोटल आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब समेशन होगा, अगर G1 है तो यहाँ पर E1 हो जाएगा, अगर G2 है सॉरी I1 है तो ये G1 और E1 हो जाएगा, अगर I2 है तो ये G2 और E2 एंड सो ऑन, इन सब के ऊपर समेशन आ जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक एनर्जी लेवल जो E1 है उसकी डीजनरेसी 2 है और जो दूसरा एनर्जी लेवल E2 है उसकी डीजनरेसी 3 है। तो अब हमारा पार्टीशन फंक्शन जो एक 1 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा। चलें, अगर E1 की एनर्जी 0 है, E2 की एनर्जी जो है वो 1.3806 जूल इंटू 10⁻⁻23 जूल्स है, तो मेरे पास E1 ओवर के बी टी जो आएगा वो यहाँ पर 0 आ जाएगा। E2 ओवर के बी टी जो है वो यहाँ पर मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब अगर ये 1 के इक्वल आया, अगर मैं इसे अपने पार्टीशन फंक्शन के अंदर पुट करूँगा तो अब जो मेरा पार्टीशन फंक्शन आएगा, चूँकि दो स्टेट हैं तो वो z आएगा, ये e की पावर माइनस E1 ओवर के बी टी। अब इसकी डीजनरेसी हमारे पास क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, प्लस दूसरा एनर्जी लेवल उसकी डीजनरेसी मेरे पास 3 है तो मैं उसको ये माइनस E2 ओवर के बी टी, तो इसके साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अब अगर E1 ओवर के बी टी 0 है तो ये 2 e की पावर 0 हो जाएगी, और अगर E2 ओवर के बी टी 1 है तो ये 3 e की पावर माइनस 1 हो जाएगी। अगर इससे मैं पार्टीशन फंक्शन को कैलकुलेट करूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 3.104। तो ये था हमारे पास पार्टीशन फंक्शन डीजनरेट और नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स के लिए। चलिए अब बोल्ट्जमैन फैक्टर को ज़रा देखते हैं कि बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है। अब फंडामेंटल एजम्पशन जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की वो क्या है कि ऑल माइक्रो स्टेट्स या क्वांटम स्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल, ये हमारे पास फंडामेंटल जो है एजम्पशन है। अब हमने कहा था कि जो ये e की पावर माइनस ई ओवर के बी टी जो है ई आई, अगर मैं इसे कर लूँ तो ई आई ओवर ई की पावर ई आई कैपिटल ई आई ओवर के बी टी जो है ये
एक स्टेट के लिए है। अगर इसी बोल्ट्जमैन फैक्टर का समेशन ले लूँगा वो तो फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स के लिए हमारे पास पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट वन है एक स्टेट टू है। तो स्टेट वन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, पी वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई वन ओवर के बी टी ओवर जी। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, ये डिवाइड कर दूँ, पी वन ओवर ई की पावर माइनस कैपिटल ई वन ओवर के बी टी इज इक्वल टू वन ओवर जी। इसी तरह स्टेट टू के लिए ये भी वन ओवर जी के लिए। अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स हों, अगर सिर्फ दो ना हो, दो से ज़्यादा स्टेट्स हों, तो फिर क्या होगा, फिर स्टेट थ्री के लिए भी ये वन ओवर जी के इक्वल आएगी रेशो, स्टेट फोर के लिए भी, स्टेट फाइव, स्टेट आई के लिए भी, और किस टोटल स्टेट्स एन के लिए भी ये वन ओवर जी के इक्वल आएगा। तो मैथ की रूह से अगर कोई चीज़ किसी फैक्टर के इक्वल, किसी वन ओवर जी के इक्वल है, तो हम उनको जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं कि पी ओवर ई की पावर माइनस कैपिटल ई ओवर के बी टी वन ओवर जी। अब यहाँ पर देखें वन ओवर जी जो है वो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, और जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है वो हमारे पास ये हो जाएगा ई की पावर माइनस कैपिटल ई ओवर के बी टी। तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है। चलिए अब हम कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। हमने बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब किसी सिस्टम के लिए स्टडी की थी तो हमने देखा था वो सिस्टम जो था वो इन कॉन्टैक्ट था विद द हीट बाथ। अब और अगर वो हीट बाथ के साथ सिस्टम इन कांटेक्ट है तो वो हमारे पास जो एंसेंबल था वो कैनोनिकल एंसेंबल होता है। कैनोनिकल एंसेंबल की जो अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम्स के दरमियान एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। इट मीन्स कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है और जो आपके हीट बाथ का टेम्परेचर है वो दोनों सेम होगा, दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अगर वो कैनोनिकल एंसेंबल है। और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये भी कैनोनिकल एंसेंबल के लिए है। तो इट मीन्स कि आप का जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो अगर आप बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं उस सिस्टम के लिए, तो आप उस बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से उस सिस्टम का टेम्परेचर भी जो है कैलकुलेट करेंगे। जब आप उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है हीट बाथ के साथ, तो आप ओवरऑल हीट बाथ का टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स कि आपने एंसेंबल का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो इसको हम देखते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास n एटम्स हैं जिनके पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं। अब उनकी जो ग्राउंड स्टेट है, फर्ज करें उनमें से किसी एटम के पास, तो उसकी एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू 0 जूल है। उसके लिए बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो इस तरह लिखा जाएगा, पी नॉट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, और ये माइनस कैपिटल ई नॉट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी ith स्टेट के लिए लूँगा तो वो ये इस टर्म में मेरे पास आ जाएगा कि ये ith स्टेट के लिए है। यहाँ पे पी आई है और ये माइनस कैपिटल ई आई हो जाएगा। अगर अब मैं रेशियो ले लूँ इस किसी ith स्टेट के ग्राउंड स्टेट के साथ, यानी पी आई ओवर पी नॉट, यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ith स्टेट को डिवाइड कर दूँ मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्राउंड स्टेट, यानी द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी बीइंग इन द ith क्वांटम स्टेट टू दैट ऑफ बीइंग इन द ग्राउंड स्टेट, वो अगर मैं ले लूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके ये ith स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। दोनों में z एक जैसा है तो z से z कैंसिल हो जाएगा। और देखें जब आपके पास ई नॉट ज़ीरो है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ये यहाँ पर माइनस ई नॉट ओवर के बी टी जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ई की पावर ज़ीरो जो होती है वो वन हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये पूरा फैक्टर जो है ये इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ई आई ओवर के बी टी, और ये चीज़ जो है आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर। यानी बोल्ट्जमैन फैक्टर इन अदर वर्ड्स आपके पास क्या है, it is the ratio of ith state, any ith state to the ground state। ये भी आपके पास बोल्ट्जमैन फैक्टर आ गया। अब
अगर ये सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये है कि दिस, ये जो अबव इक्वेशन मैंने निकाली है ये वाली, दिस इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट फॉर ऑल द क्वांटम स्टेट्स। यानी यहाँ पे मैं पी आई की जगह 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, अप टू n लिख दूँ, तो ये जो रेशो है वो माइनस ई आई, अगर मैं 1 लिखूँगा तो ये माइनस ई वन ओवर के बी टी हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 कर दूंगा तो ये माइनस ई टू ओवर के बी टी हो जाएगा। इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर ये रेशो इसके इक्वल नहीं आती तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये रेशियो इसके इक्वल आती है बोल्ट्जमैन फैक्टर के, तो फिर वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। चलें, अब मैं इसे टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करता हूँ। मैं इस रेशो को, ये जो मैंने कहा था कि द टेम्परेचर ऑफ द हीट बाथ कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ टी ऑब्टेन्ड इज सेम फॉर ऑल। थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तभी, और बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, और कैनोनिकल एंसेंबल में टेम्परेचर तमाम सिस्टम का सेम होता है, चाहे वो अंडर कंसिडरेशन हो या वो हीट बाथ का हिस्सा हो। तो इसलिए थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर ही बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है, तो फिर हमारी ये रेशो भी वैलिड होगी। अगर मैं इधर नेचुरल लॉगरिथम लूँ, इस साइड पर एल एन हो जाएगा पी आई और पी नॉट, इधर ई ख़त्म हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम से, तो ई एल एन ई जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई आई ओवर के बी टी। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू, टी इधर ले जाऊंगा, ये एल एन पी आई और पी नॉट इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास टेम्परेचर का फार्मूला आ गया। अब इसमें मैंने अपनी ith स्टेट की एनर्जी पुट करनी है, मैंने रेशो लेनी है प्रोबेबिलिटीज़ की नेचुरल लॉगरिथम के साथ, पी आई और पी नॉट, और इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ अगर, तो मेरे पास जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। चलें एक एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि देयर आर 4 डीजनरेट एनर्जी लेवल्स विद एनर्जीज ई नॉट 0 जूल, और E1 जो है 1.9 इंटू 10⁻⁻20 जूल, E2 जो है वो 3.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल, एंड E3 जो है वो 5.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल है। The system is observed repeatedly and it is found that the probabilities of being in these levels are, अब हर एक की probabilities भी given है, P नॉट इज इक्वल टू 0.498। ये P नॉट का क्या मतलब है, P नॉट का मतलब ये है कि द सिस्टम जो है जब वो ई नॉट एनर्जी स्टेट में होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, P1 में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, P2 में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.150 है, P3 में है तो 0.088 है। इज द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इफ सो व्हाट इज द टेम्परेचर। चलें, अब हम इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, और टेम्परेचर देखेंगे। अगर तो इनका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आएगा तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये सिस्टम जो है वो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएगी हमारे पास टेम्परेचर की, तो फिर हम कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलें, अब हमने चूंकि 3 स्टेट कंसिडर की हैं, तो हम इसकी रिस्पेक्ट से P1 ओवर P नॉट की अगर हम रेशो लेके इस फार्मूले में पुट करते हैं, के बोल्ट्जमैन हमें पता है, ई नॉट हमें पता है, तो हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो 2168 केल्विन आता है। इसी तरह अगर हम P2 और P नॉट की रेशो लेते हैं और यहाँ पर E2 की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ पर ये रेशो पुट करते हैं, तो जो हमारे पास टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आएगी 2173 केल्विन। इसी तरह जब हम P3 ओवर पी नॉट की रेशो लेते हैं तो जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो 2173 है। अब अगर आप इन टेम्परेचर्स को देखें, ये ऑलमोस्ट बहुत क्लोज हैं, 2168, 2173, 2173 ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के। अब इस टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सिस्टम है जो हमने सपोज किया एग्जांपल के अंदर, ये बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और अगर मैं एवरेज टेम्परेचर लूँ इन 3 स्टेट्स का, तो वो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आएगा, 2172 केल्विन आएगा। और मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम है वो इन थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द हीट बाथ के, हीट बाथ से ये सिस्टम जो है वो इन थर्मल इक्विलिब्रियम है। चलें, अब एवरेज एनर्जी, चलें अब इस सिस्टम की हमने एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। एवरेज एनर्जी
कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सिस्टम कंसीडर करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर 3 एनर्जी लेवल हैं। चलें, उसमें से जो एक एनर्जी लेवल है वो E0 है और उसकी डीजेनरेसी जो है वो 2 है। अनदर एनर्जी लेवल जो है वो E3 है और इसकी डीजेनरेसी जो है वो 3 है। और एक और मेरे पास एनर्जी लेवल है जो E6 है, उसकी डीजेनरेसी जो है वो 5 है। अब देखें इसमें ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल हैं, सारी एनर्जीज पॉसिबल नहीं है, कोई E0, E3 और E6 है हमारे पास। तो हर एक की डीजेनरेसी दी हुई है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आएगी? टोटल एनर्जी E होगी। पहला एनर्जी लेवल E0 था, उसकी डीजेनरेसी 2 है, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये उन दो स्टेट्स की एनर्जी हो जाएगी। दूसरा एनर्जी लेवल E3 था और उसकी डीजेनरेसी 3 थी, तो उसकी ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। और तीसरा एनर्जी लेवल E6 था और उसकी डीजेनरेसी 5 थी, तो उसकी ये एनर्जी आ जाएगी। अब सिस्टम की ओवरऑल टोटल एनर्जी मैं इन सारे लेवल्स की एनर्जी का सम कर लूँगा। चलें, एवरेज एनर्जी क्या आती है? एवरेज एनर्जी आती है कि हर स्टेट की एनर्जी का सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब देखें यहाँ पर एक E0 एनर्जी स्टेट है, लेकिन इसकी चूंकि डी जनरेसी 2 है और इसकी डी जनरेसी 3 है और इसकी 5 है, तो मेरे पास टोटल जो क्वांटम स्टेट्स आएंगी वो 3 + 2 5 + 5 10, तो टोटल क्वांटम स्टेट्स 10 आएंगी। तो मैं इसे टोटल क्वांटम स्टेट से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी इस सिस्टम की। अब अगर मैं ये समेशन जो हो रही है इसका एलसीएम ओपन करता हूँ, तो ये 2/10 इंटू E0, ये 3/10 इंटू E3 और ये 5/10 इंटू E6। अब अगर आप ये 2/10 देखें तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटीज है। मसलन दो डीजनरेट स्टेट्स थी, टोटल स्टेट्स 10 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 2/10 है। ये 3 डीजनरेट स्टेट्स थी, इनकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। ये 5 थी डीजनरेट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 5/10 हो जाएगी। तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये 2/10 को मैं P0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम इन E0 एनर्जी P0 हो जाएगी, और ये साथ में E0 हो जाएगी। इसी तरह ये P3 और ये E3 हो जाएगी, ये P6 और E6 हो जाएगी। अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, ठीक है, तो ये समेशन आई पी आई ओवर ई आई। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ से अब आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अगर तो क्वांटाइज स्टेट हैं तो हमारे पास वो फिक्स वैल्यूज होंगे, अदरवाइज अगर वो आई जो है वो एक इंटीजर है तो हमारे पास आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी। तो ये हमारे पास एवरेज एनर्जी आ गई। यानी मैं अगर प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट ले लूँ एनर्जी का उस स्टेट की एनर्जी के साथ, यानी जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी है उसी की स्टेट की एनर्जी के साथ उसका प्रोडक्ट ले लूँ, तो वो उस स्टेट की एवरेज एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं सारी स्टेट्स की एवरेज एनर्जी लेना चाहता हूँ तो मैं समेशन कर दूंगा ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट, तो वो मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। अब बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पी आई जो है वो हमारे पास जो है पी आई जो होता है वो समेशन होता है, सॉरी पी आई जो होता है वो e की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी डिवाइडेड बाय z होता है। अब ये z मैं बाहर ले जाता हूँ समेशन से, ये 1/z आ गया और ये समेशन ई आई और e की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी। तो ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी फॉर एवरी पार्टिकल। ठीक है, ये हर पार्टिकल के लिए जो है मेरे पास वो एवरेज एनर्जी आ जाएगी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से हम जो है वो एवरेज एनर्जी भी कैनोनिकल एंसेंबल की कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।